हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी जो हमने पिछले जो चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। वो हमारे चैप्टर का नाम था, जो हमारा लेसन नंबर फर्स्ट था, चैप्टर नंबर फर्स्ट था, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो क्यों नीडेड होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, और जो उसमें ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनको कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे हायर करते हैं, वो भी हमने देख लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम अब रियली पढ़ने वाला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये पार्ट 1 होने वाला है, इसके 2 पार्ट बनेंगे ओनली। ठीक है, और 2 पार्ट में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये सेकंड चैप्टर होने वाला फर्स्ट यूनिट का, ये जो है फर्स्ट यूनिट होने वाली है। तो सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में हमें मेनली ये पता चलेगा कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर मेनली हम 2 से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसा होता है डाइवर्स वर्कशॉप, ठीक है, वर्कफोर्स सॉरी, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्पावरमेंट, और भी आपकी जो मैनेजर लाइफ है या आपकी पर्सनल लाइफ और जो आपकी वर्किंग लाइफ है, उनको अलग अलग मैनेज करना, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है। चलो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं पहले। इट हैज़ नेवर बीन ईजी टू मैनेज डाइवर्स वर्कफोर्स इन अ कंपनी। डाइवर्स वर्कफोर्स का मतलब है कि जो भी आपके इसमें वर्कफोर्स लग रहा है, वर्कफोर्स मतलब कार्य करने की क्षमता या कार्यशीलता। ठीक है, कार्यशीलता बोल सकते हैं, कार्य करने की क्षमता, यानी आपके इसमें किस तरह काम होता है, उस कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं हम, डाइवर्स वर्कफोर्स। ठीक है, द डिफिकल्टीज इन एचआर मैनेजमेंट हैज इंक्रीज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, रिजल्ट ऑफ द स्पीडी एडवांस इन टेक्नोलॉजी, फ्रीक्वेंटली सॉफ्टवेयर चेंजेस, एंश्योरिंग वर्क लाइफ बैलेंस, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी देखो, हमारे पिछले कुछ सालों में हमारे जो एचआर कह सकते हैं मैनेजमेंट है, उसको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। उनकी जो डिफिकल्टीज है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, स्पीडी, ठीक है, स्पीडी रूप से, यानी आज जल्दी जल्दी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए सॉफ्टवेयर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, वर्क लाइफ एंश्योर हो रही है और आपकी वर्चुअल लाइफ आ रही है। ठीक है, तो आपको इसलिए जो एचआर की मैनेजमेंट की लाइफ है वो क्या है, इस तरह से डिफिकल्ट होती जा रही है, इंक्रीमेंट हो रही है उसमें डिफिकल्टीज़ की। द चैलेंज ऑफ HRM is to ensure that ऑर्गेनाइजेशन टाइम मैनेजमेंट, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मनी और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करे इफेक्टिवली, यानी उसको सही ढंग से उसका यूज़ करे। क्योंकि आप लोगों को पता है जो आपके कह सकते हैं हम रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है कि आपके जो लिमिटेड है वो रिसोर्सेज, जो वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, सॉरी, रिसोर्सेज। ठीक है, इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल लर्न अबाउट डिफरेंट एमर्जिंग चैलेंज, यानी इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट जो है डिफरेंट चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो मेनली एचआरएम फेस करता है, जिसका नाम है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, डाउन साइजिंग, VRS एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, और WRS। ठीक है, सिर्फ ये पढ़ने वाले, आई थिंक हम 2 ही टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कितने टॉपिक्स हैं इसमें। तो सबसे पहले जानते हैं डाइवर्सिटी एट workplace, meaning of workplace diversity. According to Josh Bersin, companies that embrace diversity and inclusion in all aspects of their business statistically आउट परफॉर्म देयर पेयर्स। यानी जितना भी आप उसमें डाइवर्सिटी कर दिखाओगे, यानी अपना वर्क फोर्स दिखाओगे, उतना आपको आउटकम मिलेगा किसी भी बिजनेस के हल ऑल एस्पेक्ट्स में। ठीक है, जितना आप अपनी तरफ से दिखाओगे उतना आपको क्या है, उसका आउटपुट मिलेगा। जितना इनपुट दोगे उससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। डाइवर्सिटी एट द वर्क प्लेस इज अ ग्रोइंग फिनोनिमस इन कंपनीज वर्ल्ड वाइड, यानी एक ऐसा फिनोनिमस होता है या ऐसा फॉर्मूला या ऐसा मेथड होता है जो वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, यानी ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, डे बाई डे। इट मीन्स रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसिंग प्लेसिंग पीपल्स। यानी देखो, पीपल्स को रिक्रूट करना, ट्रेनिंग देना और उनको अंडरस्टैंडिंग को एक्सेप्ट कराना, ये सब क्या है, ये इजी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, जिससे ना हमें ट्रेनिंग देने में कोई डिफिकल्टी हो रही है, ना रिक्रूटमेंट करने में हमारी कॉस्ट भी कम हो रही है, प्लस उनको जो हमारी लेबर है या हमारे एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम डाइवर्जेंट बैकग्राउंड टू वर्क इन कॉर्पोरेट स्पेस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ऐसे पीपल जो डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से वर्क करते हैं, किसमें, कॉर्पोरेट स्पेस में, कॉर्पोरेट कंपनीज में, उसे क्या कहते हैं, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। ठीक है, इसका पहला पॉइंट देखो, ऑफ डिफरेंट रेसेस, एथिसिटीज,
genders, ages, cultures, religions, disabilities and sexual orientation। ठीक है, इट मीन्स देखो विभिन्न यानी बहुत सारे जेंडर्स के यानी मेल फीमेल और जो भी ट्रांसजेंडर है वो एजेस डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल्स, कल्चर के रिलीजन है। ठीक है, हमारे से बहुत सारे रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन के डिसेबल्ड हो सकते हैं कोई। ठीक है, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकता है। इट मीन्स कि देखो हमारे जो कंपनी है ना, या हमारे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड कंपनीज में बोलो, आजकल ऐसी वर्कफोर्स काम कर रही है जो हर तरह के जेंडर से, हर तरह के एजेस ग्रुप से, हर तरह के कल्चर से, हर तरह के रिलीजन से होती है। ठीक है, यानी हर तरह के लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आजकल हमारी इकोनॉमी के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होता कि भाई इसमें ये वो है ये वो है। ठीक है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, इसमें सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। विद डिफरेंस इन रीजनल बैकग्राउंड, एजुकेशन भी अलग अलग हो सकती है या सेम हो सकती है। पर्सनालिटी, स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी के पास कम नॉलेज है किसी काम की, किसी के पास इस काम की नॉलेज है, किसी के पास उस काम की नॉलेज है, तो सबके पास अलग अलग नॉलेज होती है। अब देखो जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है उसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, अब देखो हमने जान तो लिया वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो बेनिफिट है वो क्या होता है। पहला बेनिफिट है न्यू पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, यानी नई सोच कह सकते हैं हमें से, या सोच विचार कह सकते हैं जो ये सोचता है। डाइवर्सिटी ब्रिंग्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये व्हेन अ कंपनी हायर एम्प्लॉय फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, नेशनलिटीज, एक्सपीरियंस, स्किल सेट्स एंड कल्चर, इट फॉर्स फ्रेश प्रोस्पेक्ट टू एवरी बिजनेस एस्पेक्ट। देखो जब भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को हायर करती है तो उनके लिए चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी स्किल बेज हो, लेकिन वो क्या है फ्रेश कहलाता है कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है, तो वो उसको क्या है ऐसे पीपल्स को ढूंढेगी जिनके पास अच्छी स्किल्स हो, एक्सपीरियंस हो, और जो आसानी से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, किसी भी अंडरस्टैंडिंग को ग्रैब कर सकते हैं किसी भी रूप से। ठीक है, तो उन स्किल एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। वाइडर टैलेंट पूल, वाइडर टैलेंट पूल का मतलब है कि बहुत सारे पूल ऑफ पीपल्स आते हैं। ठीक है, पूल ऑफ टैलेंटेड होते हैं, यानी बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे आपके पास इंटरव्यू देने। ठीक है, उनके पास अलग अलग तरह की नॉलेज होंगी, तो आपके पास पूल नॉलेज होगी, तो उनमें से आपको कुछ नॉलेज चुननी होती है। एम्प्लॉय एक्सीलेंट। ठीक है, जो कुछ एम्प्लॉयज़ है जो एक्सीलेंट होंगे और कुछ एम्प्लॉयज़ है जिनको एक्सीलेंट नहीं हो सकते। इंक्रीज प्रॉफिट, अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को लाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए, तो जो आपके कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस है उस काम का और उसको पता ही कैसे टैकल होगा अगर उससे कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, न्यू बिजनेस प्रॉस्पेक्ट, इससे आपको जो है न्यू बिजनेस प्रॉस्पेक्ट भी मिलता है कि भाई आप इससे नया बिजनेस खोल सकते हो। आपके पास नई वर्क फोर्स है तो अब इस वर्क फोर्स के साथ नया बिजनेस खोल सकते हो। क्रिएटिविटी, अगर आप देखो आप डिफरेंट क्रिएटिव पीपल्स को लाओगे या डिफरेंट टाइप्स के लोगों को लाओगे, एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे, तो आपके इसमें क्रिएटिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो आपके इसमें जितने लोग आएंगे सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे, सबको अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, कम्युनिकेशन किसी की अच्छी होगी, किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन देखो जिसको सबके एक्सपीरियंस के मुताबिक सबकी बातें जो है अलग होंगी, तो जो उनकी क्रिएटिविटी होगी वो बढ़ेगी। क्रिएटिविटी में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज हो जाएगी क्रिएटिविटी। अब देखो नीड क्या है, देखो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की ज़रूरत क्यों है हमें? अनसेटिस्फैक्ट्री एम्प्लॉयज़, अगर हमें अनसेटिस्फैक्ट्री यानी असंतुष्ट एम्प्लॉय मिलते हैं तो उनके लिए वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर देखो ऐसे एम्प्लॉय मिल गए कि भाई जो सेटिस्फाई नहीं कर सकते हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमें लगता ही नहीं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में ला सकते हैं, तो भाई इसके लिए वर्कफोर्स डाइवर्सिटी आपको यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, लिमिटेड पर्सपेक्टिव, मतलब आपके पास कुछ लिमिटेड संभावना होती है, कुछ बोलो कि आप कुछ ऐसा करते हो, लैक ऑफ स्किल होती है कि आपको भाई इस स्किल की चाहिए, इस स्किल के पेपर्स नहीं है आपके पास, इस स्किल पीपल चाहिए, तो उसके लिए आप इसको करते हो। ठीक है, आप इसको यूज में लाते हो। लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रॉपर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्रिएट्स प्रॉपर लीडरशिप, यानी जो प्रॉपर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है वो प्रॉपर लीडरशिप को प्रॉपर क्रिएट करती है, और ऑफ द ऑल लेवल्स, यानी हर तरह के वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयज़ को हर लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबको इंस्पिरेशन मिलता है, उनके जो भी रोल्स मॉडल है उनके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, जो भी उनके रोल मॉडल्स है उनसे वो इंस्पायर होते हैं कि भाई हमें आप ये काम करना ही करना है। ठीक है, तो उनके जो काम करने में आता है, उनके काम करने में भी जोश आता है कि भाई हमें ये काम करना ही करना है। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के? पहला, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग एम्प्लॉयज़, यानी जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में मुठभेड़ हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा हो सकता है। ठीक है, या किसी भी तरह का उतार चढ़ाव कह सकते हैं हम उसे, मुठभेड़ कह सकते हैं, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, एट द वर्कफोर्स इट इज़ पॉसिबल टू पीपल डिसएग्री व्हेन कम फ्रॉम डाइवर्स ओरिजिन एंड व्यू फ्रॉम अल्टरनेट व्यू। ठीक है, यानी ये क्या है, वर्क वेयर प्रोडक्टिविटी में बी इम्पैक्टेड दैट माइट बी
कंसर्न, ठीक है। यानी यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, कुछ भी लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको पॉसिबल करने के लिए आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर आप वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का यूज़ करते हो तो आपको ये सारे चेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज जेंडर प्रेफरेंस। जेंडर प्रेफरेंस का मतलब है कि आपको इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन्स में कि उसमें पावर में आपको इंक्रीजिंग करनी पड़ेगी कि भाई इतने वुमेन्स आपको रखने हैं, ठीक है। मोर फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल होगा इनके लिए, क्योंकि और इनके जो बच्चे होंगे उनके लिए चाइल्ड केयर फैसिलिटी होनी चाहिए आपकी कंपनी में। मैटर्निटी लीव होनी चाहिए, यानी जो भी उनको लीव लेनी है, ठीक है, कुछ भी उन्हें दिक्कत है तो उनको लीव दो। ट्रांसफ़र टू हस्बैंड्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, या उस हस्बैंड की जगह वुमेन्स को उनकी जगह पे पोस्टिंग दो। अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनकी जगह उनकी वाइफ्स को आप अपॉइंट कीजिए, ठीक है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कल्चर के रूप में भी आपके इसमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है उसमें अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं वो आपके इसमें एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। अलग अलग तरह से काम करेगा, कोई फील करेगा किसी तरह, कोई किसी तरह, तो आपको उस तरह भी कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना पड़ेगा। रेसिस्टेंट टू चेंज, डाइवर्सिटी ब्रिंग इन न्यू टास्क फोर्स, न्यू वे टू परफॉर्म, यानी ये नए टास्क को नए वे में परफॉर्म करने के लिए जाना जाता है। द नीड फॉर ट्रेनिंग, द नीड ऑफ ट्रेनिंग इज अनदर डिफिकल्टी, यानी ट्रेनिंग जो है इनको देनी पड़ेगा। ये बहुत डिफिकल्टी है, माना डिफिकल्टी है, क्योंकि भाई ये देखो, अगर आपको अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसके लिए आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ट्रेन होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जाएगी, ठीक है। अगर आप उन्हें काम करना बताओगे कि भाई ये ऐसे काम करता है तभी तो वो काम करेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये आज जो है आपको सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ठीक है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होता है? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब है इसका मतलब होता है सशक्तिकरण, ठीक है, यानी उनकी शक्तिकरण, यानी उनका जो भी काम है या उनको उनकी डिसीजन लेने की क्षमता, उनको इस काबिल बना देना कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, उसे एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कहते हैं। एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन द पावर, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में की कुछ पावर्स दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कुछ रिसोर्सेज दिए जाते हैं और उसको फ्रीडम कर देते हैं कि भाई तुम डिसीजन लेने के लिए फ्रीडम हो, यानी तुम स्वतंत्र, तो तुम कुछ भी डिसीजन ले सकते हो वर्क रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनके लिए, ठीक है। तो मेन सिंपली क्या है, ठीक है, इन ऑर्डर टू टेक सच इनिशिएटिव डिसीजंस, यानी वो किसी भी केस में कोई भी डिसीजन ले सकता है। दे आर गिवन एडिक्वेट अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज, द एम्पावरमेंट एम्प्लॉय कम्स सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड, यानी इससे जो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है उसकी हेल्प से जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है वो सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ कंट्रोल्ड बनेंगे। सेल्फ डायरेक्टर मतलब होता है कि वो अपने आप से काम करना सीखेंगे, अपनी दिशा देखेंगे कि भाई हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पर जाने से हमारा प्रॉफिट होगा और किस डायरेक्शन में जाने से हमारा लॉस होगा। वो अपने आप को कंट्रोल करेंगे कि भाई हमें इस जगह नहीं जाना, यहाँ इस अगर हम ये स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं तो इससे हमें लॉस हो सकता है, तो वो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्टेड हो सकते हैं। एम्पावरमेंट फोकस ऑन एम्प्लॉयज़ टू मेक यूज़ देयर फुल पोटेंशियल, यानी जो एम्पावरमेंट होता है वो मेनली फोकस करता है कि जो भी एम्प्लॉय की पोटेंशियल है ना, कार्य करने की क्षमता, उस पर ध्यान देता है कि भाई उसको हमें बढ़ाना है, ठीक है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इन वर्क सेटिंग मीन्स गिविंग एम्प्लॉयज़ द मीन्स एबिलिटी अथॉरिटी टू डू समथिंग, यानी उनको अथॉरिटी दे देती कि भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, अगर देखो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए तुम ये कोई भी डिसीजन ले सकते हो, उसके लिए तुम फ्रीली हो और तुम्हें अथॉरिटी दी जाती है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती। इट इन्वॉल्व्स एफर्ट टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स गिवन बाय एवरी पर्सन, यानी ठीक है। अब देखो मेनली अगर आपको नहीं समझ में आया तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको कुछ पावर्स देता है, अथॉरिटी देता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, रिसोर्सेज भी देता है और उनको फ्री कर देता है कि भाई तुम इस अगर तुम्हें कोई भी केस, तुम्हारे कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या तुम्हें कोई भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम से कोई भी चैलेंज आते हैं तो तुम उसके लिए अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, ठीक है। तो मेनली ये काम होता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का, ठीक है। अब देखो ये एक राइटर द्वारा डेफिनेशन है, एम्प्लॉयज़ हैविंग
ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एंड एक्टिंग एज अ पार्टनर इन द बिजनेस। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ, ये सेम लाइन है। बेनिफिट देख लो क्या क्या होता है। पहला, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। इससे क्या है, जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेट होंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप उन्हें खुद डिसीजन लेने दोगे तो भाई वो मोटिवेट होंगे कि देखो फिर उनका जो वर्कफोर्स है ना वो भी, उसमें भी इंक्रीमेंट आएगी। ठीक है, जैसे आप उनको मोटिवेट हो जाएंगे वो, तो वो क्या है, काम करने के लिए अपनी पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं। इम्प्रूव क्रिएटिविटी। देन ये भी सेम है कि इनकी जो क्रिएटिविटी है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी अगर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट बढ़ती है तो। हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हेल्थ रिलेशन होंगे। ठीक है, अच्छे ट्रस्ट वाले रिलेशन बन जाएंगे, उनको ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भरोसा आ जाएगा सुपीरियर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी फिर देखो जब आप यहाँ पे बाय एम्प्लॉयज़, जब भी अगर आप उनको एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में स्कीम में लाते हो तो उनके जो है वो क्या है, अपने वर्कफोर्स में इंक्रीमेंट लाएंगे, जिससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है ना प्रोडक्शन की, उसमें आपके क्या है, और सर्विसेज है उनमें क्या है, आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ गुड्स में इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, क्वालिटी बढ़ जाएगी। अगर पहले किसी और क्वालिटी के थे तो अब और अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी की सर्विस देंगे। ठीक है, वो मोटिवेट होंगे। तो रिकॉग्नाइज ऑफ एम्प्लॉयज़, रिड्यूस कॉस्ट, यानी कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, यानी अगर आप उनको अच्छे से दोगे तो भाई बोलेंगे कि हम अच्छे से डिसीजन लेंगे और इससे हम क्या है, अपनी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। एडवांटेज देख लिया, अब देखते हैं डिसएडवांटेज। मिसयूज ऑफ पावर। इसमें देखो अगर आप सबको पावर्स दे दोगे तो सब क्या है, अपने अपने पावर्स का मिसयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी एम्प्लॉयज व्हेन गिवन अथॉरिटी एंड पावर टेंड टू मिसयूज इट फॉर दियर पर्सनल बेनिफिट। वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी के भी साथ मिसयूज कर सकते हैं अपनी पावर का। ठीक है, या बोलो आप किसी को, अगर जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, ठीक है, कोई भी क्लास होती है, उसका जो क्लास टीचर होता है वो किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना देता है। फिर अगर देखो मॉनिटर या तो क्लास को संभाल सकता है या वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी कर सकता है कि भाई किसी से अपना होमवर्क करा लेना धौस दिखा के, या किसी को अपनी पावर दिखा के कुछ काम करा लेना। ठीक है, इसे मिसयूज़ ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह इससे मिसयूजिंग हो सकती है पावर की। एडिशनल ट्रेनिंग कॉस्ट, अगर आप इन्हें पावर दोगे तो इनके लिए एडिशनल ट्रेनिंग लगेगी। ठीक है, क्योंकि वो एडिशनल पर्सन है और आप उन्हें एडिशनल पावर दोगे तो उनके लिए एडिशनल लगेगी। पुअर नॉलेज, अगर उनके पास क्लियर नॉलेज नहीं है किसी भी प्रोसीजर की, किसी भी प्रोसेस की, जॉब टेकिंग की या किसी भी डिसीजन मेकिंग की, तो वो क्या है, उनको पुअर नॉलेज है तो वो क्या है, अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस शैली, यानी आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो उसमें भी क्या है, ब्रीच आ जाएगा, यानी उसमें मुताब आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी घटाव हो जाएगा। तो इस तरह से ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते जरा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले, अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अगले इसमें पढ़ेंगे डाउन साइजिंग, VRS और वर्क लाइफ बैलेंस। ये तीनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।